नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज और आज जो सवाल का जवाब तलाशेंगे जो सबके जहन में है कि बाबा का बॉस कौन है। सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि के पीछे की पावर कौन है, किस तरह से ये पॉलिटिकली कनेक्टेड है, क्योंकि सवाल बार बार उठकर आ रहे हैं कि साकार हरि, सूरजपाल सिंह जाटव, स्वयंभू बाबा आखिर कैसे इतना बड़ा होता चला गया 20 से 25 साल के वक्त में, कैसे उसके अनुयायी इतने बड़े हो गए, इतने बड़े बड़े आयोजन वो किस फंडिंग पे कराता था, क्योंकि जिस तबके के उसके अनुयायी हैं, उसको मानने वाले हैं, वहां से उसे लाखों करोड़ों की फंडिंग मिल जाए, ये बात हजम नहीं होती। अभी तक उसका कोई भी ऐसा भक्त सामने नहीं आया जिसने कहा हो कि मैंने बाबा को बड़ी गाड़ियां दे दी, लाव लश्कर दे दिए, आश्रम दे दिए, जमीन दे दी। ऐसा कुछ नहीं है, उसके हाई प्रोफाइल भक्त नहीं है। तो सवाल यह है कि आखिर इस बाबा के पास कहां से पैसा आया, कौन इसके पीछे था, कौन इसके एक दो नहीं बल्कि पिछले 25 सालों में इसने 24 से ज्यादा बड़े आलीशान आश्रम जो हैं वो अलग अलग हिस्सों में बना लिए। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली तक में इसका रसूख चलने लगा था। आखिर ये बाबा किस तरह से एक जाति विशेष के बीच में इतना लोकप्रिय हो गया और अपने आप को पेनिट्रेट कर पाया कि बड़े बड़े नेता इसके साथ मंच साझा करने लग गए। और आज जब 121 लोगों की मौत हो गई है इसके आयोजन में, तब भी एफआईआर में बाबा का नाम नहीं है। साथ ही साथ अगर देखें तो राहुल गांधी मुआवजा बढ़ाने को कहते हैं, लेकिन बाबा पर किसी तरह की कार्रवाई की बात कोई नहीं कहता। अखिलेश यादव तो बाबा के साथ मंच साझा कर चुके हैं, उनके लिए ट्वीट कर चुके हैं। तो सवाल यह है कि आखिर इस बाबा को किसकी बैकिंग है, ये बाबा इतना बड़ा बना तो बना कैसे, इसके इतने बड़े बड़े आयोजनों के लिए जो लाखों की फंडिंग लगती थी उसे कौन देता था, कौन इसे इतनी आसानी से परमिशन दिला दिया करता था, कौन था जो इसके लिए बड़े बड़े आश्रम बनवाता था, उनके लिए जमीन जो है वो भी दिलवा दिया करता था, कौन था जो इसको तमाम आरोपों से बचा ले जाता था। इसके ऊपर पहले भी कई मामले जो हैं वो आरोप की शक्ल में, शिकायतों की शक्ल में दर्ज होते रहे हैं, उसके बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। कैसे बाबा का साम्राज्य फलता फूलता रहा, किस तरह से बाबा अलग अलग शिकायतों के मामलों में सवालों के घेरे में रहा, लेकिन कभी तक कोई भी मामला अंजाम तक नहीं पहुंचा। और बड़े बड़े नेता इसका मंच कैसे साझा करते रहे। और अभी भी आप देखिए 121 लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन ये मामला अभी भी एक सवाल बनकर खड़ा हुआ है कि बाबा है तो है कहां। पहले तो 24 घंटे से ज्यादा वक्त तक बाबा सामने नहीं आता है, फिर बाबा की एक प्रेस विज्ञप्ति सी आती है जिसमें उसका वकील कहता है कि बाबा को दुख है, उसके बाद बाबा का एक रिकॉर्डेड बयान आता है, लेकिन उसके बाद बाबा कहां है, कहां भागा, किस जगह पर मौजूद है, अपने आश्रम में है, कहीं चला गया है। तो ये तमाम सवाल हैं जो पैदा कर रहे हैं ये बड़ा सवाल कि बाबा के पीछे पावर किसकी, बाबा को बैकिंग किसकी और बाबा का बॉस कौन है। बाबा का प्रमुख हिस्सेदार, सत्संग में दो ही किरदार, पहला ऑर्गेनाइजर और दूसरा फंड रेजर। नाम देव प्रकाश मधुकर। मधुकर ने बता दिया है कि कैसे बाबा 100 करोड़ का मालिक बना, सत्संग के लिए पैसा कहां से आया था। मधुकर ने खुलासा कर दिया है कि हाथरस में सत्संग किसने आयोजन करवाया था। बाबा के राजदार ने बता दिया है कि नारायण साकार हरि, सत्संग और भीड़ का क्या है पॉलिटिकल कनेक्शन। 121 मौतों का जिम्मेदार कौन है, नारायण साकार हरि, देव प्रकाश मधुकर या फिर कोई और। पुलिस की जांच यहां से शुरू हुई थी, लेकिन अब जांच पैसा और पॉलिटिकल कनेक्शन तक पहुंच गई है। सवाल यह है कि 121 मौतों का काल्प्रिट सिर्फ देव प्रकाश मधुकर ही है। गिरफ्तारी के बाद से ही देव प्रकाश मधुकर नए नए खुलासे कर रहा है। हाथरस में सत्संग कराने के लिए पैसा कहां से आया, परमिशन, सत्संग के लिए जमीन की तलाश, टेंट, लाउड स्पीकर, पानी के टैंकर की व्यवस्था किसने करवाई थी, इसका खुलासा हो गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि 121 मौतों के बाद भी मायावती को छोड़कर यूपी में विपक्ष यानी न तो अखिलेश यादव और न ही राहुल गांधी सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि का विरोध कर रहे हैं, बल्कि उल्टे प्रशासन को दोषी ठहरा रहे हैं। नारायण साकार हरि के साथ तो अखिलेश यादव की तस्वीर भी वायरल हो चुकी है।
जिसे अखिलेश खुद अपने एक्स पर शेयर किए थे। अखिलेश की ये तस्वीर बता रही है कि वो समय समय पर नारायण साकार हरि के दरबार में जाते थे। नारायण साकार हरि की कृपा से जहां कल बिल्कुल दिन नहीं खुला था, आज आपकी कृपा की वजह से बादल छट गए हैं, धुंध हट गई है और हम लोगों को थोड़ी आपके दर्शन से राहत मिल रही है। और यहाँ आपके जितने भी दिल से चाहने वाले लोग जो है उपस्थित है, उनसे मिल करके मैं ये कह सकता हूं कि समाज को दिशा देने में और हमारे गरीब और जिनके सामने बहुत परेशानियां और संकट हैं, समय समय पर आप उन्हें दिशा देने का काम करेंगे। अब नारायण साकार हरि का मुख्य सेवादार, सत्संग का मुख्य आयोजनकर्ता देव प्रकाश ने भी पॉलिटिकल कनेक्शन की तरफ इशारा किया है। सवाल है कि वो सियासी दल कौन सा है, बाबा और उसके सत्संग से क्या कनेक्शन है? क्या बाबा और सियासी दल का नाता सिर्फ वोट बैंक तक ही सीमित है? पैसे के ट्रेल के साथ पुलिस अब देव प्रकाश और बाबा के इस सियासी कनेक्शन की जांच में जुट गई है। पूछताछ में बताया है कि कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक दल द्वारा इनको पोषित किया जा रहा है और बाकी बैंक अकाउंट की डिटेल। सर एक आखिरी सवाल, फंडिंग का बता दीजिए, फंडिंग का रेजर था ये। अभी इसमें हम लोग इसमें फंडिंग बता रहे हैं कि लोगों को द्वारा इनमें डोनेशन होता था, इनके द्वारा जो डोनेशन की पर्चियां हैं वो मांगी जा रही हैं कि अपने साक्ष्य के संकलन में ये बताएंगे कि ये पैसा जो रेज करा है फंड रेजर के रूप में इनकी अहम भूमिका थी, पैसा कहां से आया, क्या मनी ट्रेल थी, कौन डोनर्स थे, उसकी लिस्ट तैयार करी जा रही है। और एक ये बृहद विवेचना है, इसमें लंबी चौड़ी टीम लगेगी, हमारी रेवेन्यू के ऑफिसर्स भी लग रहे हैं, उसके बाद इसमें जो भी कार्रवाई है वो करी जाएगी। बाबा का सबसे भव्य आश्रम मैनपुरी में ही है और मैनपुरी अखिलेश यादव का इलाका है। बाबा के अनुयायी भी उन्हीं इलाकों में है जहां समाजवादी पार्टी का गढ़ है और जहां बाबा के सबसे ज्यादा फॉलोअर है, वहां सबसे ज्यादा सीटें भी समाजवादी पार्टी ही जीती है। हालांकि नारायण साकार हरि और मधुकर का कनेक्शन किस पार्टी से है, इसकी जांच पुलिस कर रही है। पुलिस इसकी भी जांच कर रही है कि कहीं किसी राजनीतिक दल से तो नारायण साकार हरि की फंडिंग तो नहीं होती है। बाबा के ज्यादातर भक्त दलित, पिछड़ा और अति पिछड़े और दावा किया जा रहा है कि बीएसपी की सरकार में सूरजपाल का जलवा था। बीएसपी की सरकार में नारायण साकार हरि के काफिले में लाल बत्ती वाली कई गाड़ियां लगी होती थी, यहाँ तक कि बाबा की गाड़ी को पुलिस एस्कॉर्ट करती थी। लेकिन बीते 10 सालों में मायावती की पार्टी का ग्राफ गिरा है, उनका दलित वोट बैंक खिसक चुका है। ऐसे में 121 मौतों पर मायावती ऐसे बाबाओं पर कड़ी एक्शन की मांग कर रही। बाबा और उसके सेवादार एक पैसा भी दान नहीं लेने का दावा करते हैं। लेकिन पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि बाबा के सेवादार उसके लिए चंदा इकट्ठा करते थे। बाबा के अनुयायियों से सेवादार चंदा लेते थे। जो बाबा के फॉलोअर्स नहीं थे, उनसे सेवादार मानवता के नाम पर रसीद देकर चंदा लेते थे। और रविवार को न्यायिक जांच टीम हाथरस में दरबार लगाकर इन्हीं जानकारियों को इकट्ठा करने की कोशिश। चश्मदीद जांच टीम के सामने आंखों देखी गवाही दी। फुलरई गांव में 2 जुलाई को क्या हुआ था, 121 लोगों की मौत कैसे हुई, भगदड़ की शुरुआत कहां से हुई, भगदड़ के दौरान बाबा कहां था, बाबा के सेवादार क्या कर रहे थे, चश्मदीदों ने पूरी कहानी बता दी। न्यायिक आयोग के सामने आज बयान दर्ज किए जा रहे हैं। एक शख्स है हमारे साथ, क्या नाम है आपका? सुधीर प्रताप सिंह। तो कौन से गांव के रहने वाले हैं? मुगलगढ़ी। जहाँ घटना हुई? जी जी। तो बयान दर्ज हो गए हैं आपके? जी हो गए। तो क्या कुछ आयोग के सामने आपने अपनी बात बताई? वही जो सत्य जो देखा घटना पे वही बताया। क्या देखा? वही कैसे अफरा तफरी मची, कैसे गिरे, किस भ्रम में गिरे, क्या वहाँ बोला गया, वही बताया। बाबा जी ने क्या बोला, काफिला निकलने के बाद में किस तरीके से लोग दबे या गिरे, किस वजह से गिरे, वही सारी चीजें। तो वो थोड़ी सी वजह हमें भी बताइए, क्या कुछ आपने देखा वहाँ पे? वो अंधविश्वास था कि रज लेके जाना, तो रज लेने के लिए झुके, भीड़ का प्रेशर था, उनके कमांडो हटा उतरे तो उसमें 2-4 उसमें गिरे, तो वो फिर गिर गया, वो दब गया, फिर उठा नहीं। नल के पानी से सारी चीजें होती है, तो सब चीज का इलाज होता है, कैंसर भी ठीक हो जाता है।
तो उसी का वो था कि सब कष्ट इसी से निवारण हो जाएगा, ले जाना। किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की, पूरा संभालने की कोशिश नहीं, उन्होंने होने ही नहीं दिया, उन्होंने इस तरीके से घेर लिया, वो घुसने ही नहीं दे रहे थे अपने उसमें जितनी घटना सेवादारों ने, वो तो जबरदस्ती फिर बाद में किया गया तो वो भाग लिए। बता रहे हैं कि वो सेवादार जो है वर्दी भी उतार के वहां से फिर सब निकल फेंक के अपने कुछ रख ले गए, कुछ फेंक गए, अपना कपड़े बदले और भाग गए अपना। क्या कुछ आयोग के सामने आपने बताया? जी यही बताया कि उसमें क्या गलती है, किसकी गलती है, यही बताया। थोड़ा डिटेल में हमें बताइए जो बताया। यही बताया हमने कि बाबा जब उधर से आए थे तो उसमें उनके भक्तों की जो सिक्योरिटी गार्ड जो थे उन्हीं की गलती है उसमें। उन्होंने भीड़ को धक्का दे रहे हैं, वो जो लोग झुक गए थे नीचे उनके ऊपर जब पीछे से भीड़ का सैलाब आया तो कुछ लोग उसमें दब गए, कुछ उधर से भागे, कुछ इधर से भागे, और उन्होंने जो उनके जो गार्ड्स थे वो ब्लैक कलर में, उन्होंने कुछ भीड़ को इधर उधर धक्का दिया तो वो दब गए इधर से उधर। घटना के बारे में ये बताया, फिर अगर बाबा ये नहीं बोलते कि मेरे चरणों की धूल लेके जाना तो शायद ये हादसा टल जाता ना होता। क्योंकि वहाँ पे जब हादसा हुआ था सर, तो बाबा जैसे ही वहाँ से मंच को छोड़ के प्रवचन देने के बाद रोड पे पहुंचे तो वहाँ पे डिवाइडेशन होता है, कट है एक, तो कट पे बाबा की गाड़ी जाम की वजह से धीरे हुई, तो पब्लिक को ये लगा कि बाबा रुके हैं, तो वैसे ही पब्लिक वहाँ पे भागी है, तो उसकी वजह से ये हादसा हुआ है धूल लेने के लिए। कमांडर भाई धक्का मुक्की कर रहे थे, बाबा को लेके आए थे, वहाँ से उनका काफिला था, कम से कम 50 गाड़ी वहाँ होती और 50 बाइक होती बुलेट, जिसपे बुलेट पे ब्लैक कमांडो थे और गाड़ियों में उनका अलग वो थे, तो अध्यक्ष वगैरह थे कमेटी के, वो लोग थे। यहाँ चश्मदीद बाबा के पर्सनल कमांडो उसकी पिंक आर्मी की बात कर रहे हैं। सत्संग के अंदर और सत्संग के आसपास पुलिस की एंट्री पर रोक, और बाबा के सेवादार, उसके कमांडो और पिंक आर्मी ही पूरी व्यवस्था संभालती थी। सभी चश्मदीद एक सुर में नारायण साकार हरि और उसके सेवादारों को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। चरण रज यानी बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए मंच से जैसे ही ऐलान हुआ, भीड़ बेकाबू हो गई और 121 लोगों की जान चली गई। बाबा के साथ लग्जरी गाड़ियों का काफिला चलता है, सबसे आगे करीब 20 बुलेट पर उसके निजी कमांडो चलते हैं। बाबा जब निकलता है तो गाड़ियों के दोनों तरफ उसके कमांडो दौड़ते हुए उसे स्पॉट करते हैं, या यूं कहें कि भीड़ से बचाते हैं, और चश्मदीद इन्हीं गार्ड्स पर धक्का मुक्की का आरोप लगा रहे हैं। हमने कई लोगों से पूछताछ भी की है। वी हैव नोटेड डाउन सर्टेन डिटेल्स। हम बहुत जल्दी नोटिस जारी करने जा रहे हैं, पब्लिक नोटिस, जिसमें हम लोगों को बुलाएंगे और हम बहुत जल्दी आएंगे भी यहाँ पे। जो भी संबंधित लोग हैं सबसे पूछताछ करेंगे। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। हम हर आदमी से पूछताछ करेंगे जो इससे संबंधित हो, हुएवर ही में भी। आज हमने पूछताछ की है, आज हमने बहुत लोग पब्लिक के थे, सबसे पूछताछ। हाथरस के जिस फुलरई गांव में सत्संग हुआ था, वहां अनुयायियों के लिए एक ही एंट्री और एग्जिट गेट था, जबकि बाबा के आने जाने के लिए 2 गेट बनाए गए थे। और जब 2.5 लाख लोगों की भीड़ गेट पर पहुंची तो बेकाबू हो गई और बारिश की वजह से फिसलन बढ़ गई और कुछ लोग नीचे दब गए। इस वक्त हम उस टेंट के नीचे हैं जहां से पूरा टेंट हाउस कंट्रोल होता था, या कहें कि ये इस पूरे सत्संग का मैनेजमेंट कंट्रोल रूम था। अब यहां शुरुआत करने से पहले हमने कुछ कागज खंगाले। वो कागज बताते हैं कि किस तरह की कार्रवाई यहां होती थी, किस तरह से काम होता था। अब देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सूची है। बार बार आपने सुना होगा कि सेवादारों की एक फौज थी, यूनिट थी, बटालियन थी। अब जरा उसके सबूत देख लीजिए। नारायण सरकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। वर्दीधारी भाई बहन सेवादार की उपस्थिति, श्रीमती धनवंती देवी, अशोक कुमार की पत्नी, ये भरतनगर से हैं, रतनपुरा से हैं, इस तरह से। एक इधर देखेंगे, यहां पर औरैया से, फिरोजाबाद से, आगरा से, संभल से जो लोग आते थे वो सब यहां हैं। उनके मोबाइल नंबर हैं जो सेवादार हैं। और ये लिस्ट अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर जल सेवा की लिस्ट है, जिनको पानी पिलाने की जिम्मेदारी दी जाती थी। ऐसे आप देखेंगे तो एक यहां है, यहां पर लिखा गया है IFSC कोड, अकाउंट नंबर SBI में, और नेम है राज कपूर। ये राज कपूर टेंट हाउस है जो टेंट का मालिक टेंट लगाता था। पुलिस अभी तक 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पहले 6 गिरफ्तार किए गए थे। 5 जुलाई को दिल्ली से मुख्य आयोजनकर्ता देव प्रकाश पकड़ा गया, तो 6 जुलाई को राम प्रकाश शाक्य और संजू यादव नाम के बाबा के 2 और सेवादारों को पुलिस ने धर दबोचा।
इसकी जानकारी भी देव प्रकाश मधुकर ने ही दी थी। देव प्रकाश मधुकर एटा में 2010 से ही संविदा पर जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत और पिछले कई सालों से बाबा से जुड़ा हुआ था और पुलिस पैसे के ट्रेल का पता लगाने के लिए देव प्रकाश के बैंक खाते के साथ साथ चल अचल संपत्ति की भी जांच कर रही है ताकि पता लग सके कि चंदा आता कहां से था और जाता कहां था। वहीं जहां बाबा का सत्संग हुआ था वहां से इंडिया टीवी के हाथ कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट लगे जिससे सवाल उठता है कि क्या बाबा लोगों को पैसा या फिर लोन का लालच देकर जोड़ता था, भीड़ को बुलाता था। ये देखिए सोनाटा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड का डॉक्यूमेंट है। ये किरावली देवी हैं, सीमा सदस्य का नाम है, पति का नाम मिट गया है। 40,400 रुपए का लोन है। ये लोन एग्रीमेंट सोनाटा फाइनेंस लिमिटेड ऋण अनुबंध लिखा गया है, सीमा देवी के नाम से है। भैंस के लिए ऋण लिया गया है और उसका पूरा पेमेंट शेड्यूल यहां पर दिया गया है। ये जो पेमेंट हुई वो दिखाई दे रही है। इस डॉक्यूमेंट को देखकर आपके मन में सवाल आया होगा, इतनी कौन सी बड़ी बात है, किसी का निजी डॉक्यूमेंट है, यहां हो सकता है। एक और इसी तरह की ऋण पासबुक है, ये किरावली देवी की है। 40,400 की ये ऋण पासबुक है। इसमें भी यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये गीली है, फट रही है, खोलेंगे तो वही पेमेंट की डिटेल्स दिखाई दे रही हैं। 20/6/2024 को आखिरी 1,000 रुपए की किस्त है और इसके अंदर भी इसी तरह का एक ऋण एग्रीमेंट है। अब ये पर्चियां देखिए, ये पर्चियां एक नहीं है, ये है उधारकर्ता का नाम, शाखा, दिनांक, केंद्र संख्या, सोनाटा फाइनेंस लिमिटेड, विकास नगर लखनऊ, कोटक और सोनाटा फाइनेंस का सिंबल है। अब ये बहुत सारी पर्चियां हैं, ये किसी एक आदमी के पास नहीं हो सकती। क्या गरीबों को लोन भी बाबा दिलवाता था? क्योंकि ये उधार की या कहें लोन एग्रीमेंट वाले कागजात और लोगों की आर्थिक हालत को जांचने के लिए बनी गई पर्चियां यहां पर मौजूद हैं। नारायण साकार हरि हाथरस में सत्संग सभा में मची भगदड़ और 121 लोगों की मौत के पीछे पहले ही साजिश बता चुका है और अब सूरजपाल के वकील एपी सिंह भी भगदड़ के पीछे नई थ्योरी लेकर आए। वकील एपी सिंह के मुताबिक अनुयायियों पर स्प्रे से हमला किया गया। 10 से 15 उपद्रवियों ने महिलाओं के ऊपर जहरीला स्प्रे किया जिसके कारण भगदड़ की शुरुआत हुई और 121 लोगों की जान चली गई। जो मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी है उसमें सांस रुकने की वजह से मृत्यु का कारण बताया गया है। मृत्यु का कारण हार्ट बीट नहीं रुकना है, मृत्यु का कारण इंजरी नहीं है, मृत्यु का कारण खून निकलना नहीं है, मृत्यु का कारण कटना पिटना नहीं है, मृत्यु का कारण गला सांस रुकने से, सांस एकदम रुकी, जहरीली, वो जहरीली और नशीली स्प्रे थे जिनको यहाँ लगाया गया, लगा के किया गया और वो लोग भागते 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 जो यहाँ पर गाड़ियां खड़ी थी, यहाँ गाड़ियां खड़ी थी, काली स्कॉर्पियो और सफेद स्कॉर्पियो और कुछ और आगे गाड़ियां खड़ी थी, उनमें जाकर फटाफट बैठे हैं। बैठते देखा गया है क्योंकि कोई घटना होने के बाद कोई ऐसे एकदम बैठेगा, इससे मतलब भागना चाहता है, भागना चाहता है। और उनमें से एक की ऐसे आइडेंटिटी हुआ कि एक की गिर गई, वही इतनी बड़ी जो बोतल थी जो स्प्रे की वो गिर गई, फिर उन्होंने उठा के फटाफट उसको उठाई और उठा के फिर वो भागे। सवाल यह है कि एपी सिंह के दावे में कितना दम है। जब सूरजपाल के सेवादार सत्संग के अंदर पुलिस वालों तक को घुसने नहीं दिए तो फिर अनजान लोग कैसे वहां पहुंच गए? दोषी कोई भी हो, योगी की पुलिस किसी को छोड़ने वाली नहीं है। न्यायिक जांच टीम जनता दरबार लगाकर सबूत जुटा रही है। पुलिस भी आरोपियों की धरपकड़ कर रही है। सूरजपाल भी पुलिस के रडार पर। जांच टीम पूछताछ की तैयारी में, यानी बाबा हो या फिर सेवादार, योगी की पुलिस से कोई नहीं बचने वाला है।